हेलो फ्रेंड्स, जॉर्ज सैमुअल क्लासन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन वेल्थ मैनेजमेंट पर लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। बुक में डिस्कस किया गया है कि आप गरीब क्यों हैं, आप मिडिल क्लास ट्रैप से क्यों नहीं निकल पाते, अमीर बनने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, क्या अमीर बनने के लिए आपको गुड लक की ज़रूरत है और पैसे इन्वेस्ट कैसे करें। और ये सब क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं एक स्टोरी की शक्ल में। अगर आप भी इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो और रिच बनने की इजी और श्योर पाथ फॉलो करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। इस बुक में जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की गई है वो हमें पास्ट में वापस एंशिएंट शहर बेबीलोनिया में ले जाती है। बेबीलोन एंशिएंट वर्ल्ड की वन ऑफ द वेल्दीएस्ट सिटी थी, जिसकी वजह इसके सिटीजन्स थे। उन्होंने वेल्थ कमाने का राज जान लिया था, जिसकी वजह से वो अपने वक्त के सबसे अमीर लोग थे। चलो इस बुक की स्टोरी समझकर ये जानते हैं कि वो कौन सी फाइनेंशियल नॉलेज थी जिसकी वजह से बेबीलोनियंस इतने रिच बने। स्टोरी की स्टार्ट बंसीर से होती है, जो कि एक कैरियट मेकर है। उसने कैरियट आधा छोड़ा था और परेशानी से अपने छोटे से मामूली घर की तरफ देख रहा था। फिर उसकी नजर अपने आसपास के अमीर लोगों के मकानों और किंग के पैलेस पर पड़ी। इतने में उसका दोस्त कॉबी आया, जो कि एक म्यूजिशियन था, और उसने बंसीर से 2 रुपए का कर्जा मांगा। बट बंसीर के पास कुछ भी नहीं था और उसने सीधे इनकार किया। कोबी ने पूछा, फिर तुम बैठे क्यों हो, कैरियर कंप्लीट क्यों नहीं करते, क्या तुम पे कोई मुसीबत आई है? बंसीर ने कहा, आप मुसीबत ही समझो, मैंने सपने में देखा था कि मैं अमीर हूँ, बट जब सुबह उठा तो अपनी रियलिटी देखी तो मैं परेशान हो गया। दुनिया के रिचेस्ट शहर के बाशिंदे होने के बावजूद भी हम गरीब हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या वो भी हमारी तरह गरीब ही रहेंगे? हम बाकियों की तरह अमीर क्यों नहीं बन सकते? कॉबी ने बोला, काश मुझे इन सवालों का जवाब पता हो। क्यों ना हम ये मालूम करें कि बाकी अमीर लोगों ने ये सोना चांदी कैसे हासिल किया। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने पुराने दोस्त अर्कट के पास जाएंगे और उससे अमीरी का राज मालूम करेंगे। अर्कट भी पहले इनकी तरह ही गरीब था, बट अब वो शहर का सबसे अमीर आदमी था, इसलिए इनके सवाल का जवाब देने के लिए उससे बेहतर कोई आदमी नहीं था। उसी दिन वो आर्कट से मिलने के लिए गए और बोला कि आप बहुत खुशकिस्मत हो, आप बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो, आपको जिंदगी में सब कुछ हासिल हुआ है, लेकिन आप तो बचपन से ही हमारे साथ थे। हमने एक ही टीचर से पढ़ा है, न तो आप गेम्स में हमसे बेहतर थे न पढ़ाई में, और न आपने हमसे ज्यादा मेहनत की। फिर किस्मत ने सिर्फ आपका साथ क्यों दिया और हमें इग्नोर किया? अर्कट ने बोला, गरीबी की वजह किस्मत नहीं है, बल्कि इसकी वजह या तो ये है कि आपने वो लाज सीखे ही नहीं जिनसे दौलत बनती है, या फिर उन लाज को फॉलो ही नहीं किया। अर्कट ने कंटिन्यू किया और कहा कि मुझे अपनी जवानी में ही वेल्थ की पावर पता चली, इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने हिस्से की दौलत हासिल करके रहूंगा। एक गरीब मर्चेंट का बेटा होने के नाते मुझे इनहेरिटेंस की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे पता था कि दौलत हासिल करने के लिए मुझे वक्त और नॉलेज की जरूरत है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये खोज के रहूंगा कि मैं अमीर कैसे बनूं। मुझे रिकॉर्ड्स हॉल में मिट्टी के टेबलेट्स पर लिखने का काम मिला, लेकिन जो भी मैं कमाता था वो सब कुछ खर्च होता था, बट मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दिन अल्गमश, जो कि मनी लेंडर था, मेरे मास्टर के यहाँ आया और बोला कि मुझे 9th लॉ की कॉपी 2 दिन में चाहिए। लॉ बहुत बड़ा था, इसलिए जब अल्गमश आया तो वो इनकम्प्लीट था। वो बहुत गुस्सा हुआ और अगर मैं स्लेव होता तो वो मुझे मारता भी। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और मैंने उससे बोला, अल्गमश आप बहुत रिच आदमी हो, मुझे बताओ कि मैं अमीर कैसे बनूं। पूरी रात मैं आपका काम करूंगा और सुबह तक आपका काम कंप्लीट होगा। उसने बोला, ठीक है, काम कंप्लीट करो, मैं फिर बताऊंगा। मैंने पूरी रात काम किया और जब वो सुबह आया उसका काम कंप्लीट था। मैंने बोला, बताओ अब मुझे जिसका आपने प्रॉमिस किया था। उसने बोला, हाँ, मैं एज प्रॉमिस्ड आपसे शेयर करूंगा। बूढ़े आदमी को तो बातें शेयर करना पसंद ही है। उसने बोला कि मुझे उसी दिन दौलत कमाने का रास्ता मिला जब मैंने ये फैसला किया कि जो कुछ मैं कमाता हूँ उसमें से एक हिस्सा मेरा है जो मुझे अपने पास रखना है। मैंने बोला, लेकिन मैं जो कमाता हूँ वो तो सारा मेरा होता है। अल्गमश ने बोला, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप वो सब कुछ खर्च नहीं करते, कुछ खाने पर और कुछ कपड़ों पर? आप हर किसी को पे करते हो सिवाय अपने आप। फिर उसने पूछा, अगर जो कुछ आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा आपने लिए रखोगे तो 10 साल में कितना होगा? मैंने बोला, जितना मैं 1 साल में कमाऊंगा। अल्गमश ने बोला, ये पूरी सच्चाई नहीं है। जो भी गोल्ड का पीस आप सेव करते हो आपके लिए गुलाम की तरह काम करता है।
जो कुछ ये आपको कमा कर देगा वो इसका बच्चा है और वो भी आपके लिए कमाएगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, जो कुछ सेव करते हो काम करवाना चाहिए और फिर उसके बच्चे भी, ऐसे ही चलना चाहिए। दौलत एक दरख्त की तरह है जो एक छोटे से बीज से स्टार्ट होती है। पहला पीस ऑफ कॉपर या सिल्वर जो आप सेव करते हो वो आपकी दौलत का सीड बन सकता है। जितनी जल्दी आप बीज जमीन में डालोगे उतना अच्छा है। फिर रोज की सेविंग से इस बीज को एक बड़े पेड़ में तब्दील करना है। इसलिए आप जो भी कमाते हो उसका एटलीस्ट 10% अपने लिए सेव करके रखो। ऐसे कहते हुए अलगमश ने अपने टेबलेट्स लिए और चला गया। 12 मंथ्स बाद वो फिर से आया और पूछा, बेटे क्या तुमने खुद के लिए उसका 10% सेव किया जो तुमने पिछले साल कमाया? मैंने प्राउडली कहा हाँ। उसने पूछा, तुमने फिर इसके साथ क्या किया? मैंने कहा मैंने वो अजमूर जो कि एक ब्रिक मेकर है उसको दिया। उसने मुझे बोला कि मुझे लंबे सफर पे जाना है, मैं तुम्हारे लिए फोनेशियन ज्वेलर्स लाऊंगा। अलगमिश ने बोला, आपने कैसे एक ब्रिक मेकर की ज्वेलर्स के बारे में नॉलेज पे ट्रस्ट किया? क्या तुम एक एस्ट्रोलॉजर की जगह एक बीड्स बनाने वाले के पास एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने के लिए जाओगे? बेटे तुमने अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। फिर वो ये कहते हुए चला कि जो अपनी सेविंग्स के बारे में इन एक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेते हैं, उनकी सेविंग्स उन सजेशंस देने वाले के ओपिनियंस को गलत साबित करने के अलावा किसी काम नहीं आती। और यही हुआ। फोनेशियंस ने अजमूर को ज्वेलर्स की जगह शीशे के टुकड़े भेजे थे। मैंने फिर से अपना 10% सेव करना स्टार्ट किया। 12 महीने के बाद फिर से अलगमश आया और पूछा, कहाँ तक पहुंचे? मैंने बोला, इस बार मैंने मेरी सारी सेविंग्स अगर को दी जो कि शील्ड्स बनाता है। उसने उससे ब्रोंज खरीदा और हर 4 महीने बाद वो मुझे कुछ इंटरेस्ट देता है। अलगमश ने कहा, बहुत अच्छा, और फिर इस इंटरेस्ट का क्या करते हो? मैंने बोला, पार्टी करता हूँ, शराब, शहद और अच्छे केक्स के साथ, और अपने लिए महंगे कपड़े भी लाए। फिर अलगमश ने कहा, आप तो अपनी सेविंग्स के चिल्ड्रन को ही खा रहे हो, फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सेविंग्स आपके काम आएगी? पहले इस सोने और चांदी से अपने लिए कमाने वाला फौज तैयार करो, फिर तुम ऐश के साथ खा सकते हो बिना किसी रिग्रेट के। फिर वो 2 साल तक मुझे नहीं मिला, और जब वो 2 साल के बाद आया वो बहुत बूढ़ा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, आर्कड क्या तुमने वो दौलत हासिल की जिसका तुमने सपना देखा था? मैंने कहा, पूरी तो नहीं, बट मैंने बहुत कमाई, जो मेरे लिए अब और भी कमाती है। और उसने पूछा, क्या अभी भी तुम ब्रिक मेकर्स की एडवाइस लेते हो? मैंने कहा, हाँ, सिर्फ ब्रिक मेकिंग के बारे में। अलगमश ने कहा, तुमने अब दौलत कमाना सीख लिया है और जिम्मेदारी के काबिल हो। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरे बेटे सिर्फ खर्च करना जानते हैं। अगर तुम निपुर जाओगे और मेरी जमीन का ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊंगा। इस तरह मैं नुपुर गया, उसकी बड़ी जमीन का चार्ज लिया और इसका वैल्यू और भी इंक्रीज किया। जब अलगमिश इस दुनिया से चला गया, उसने पहले से ही लॉ के अकॉर्डिंग अपनी दौलत का एक हिस्सा मेरे नाम किया था। अब जब आर्कड ने अपनी बात खत्म की, एक फ्रेंड ने बोला, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें अलगमिश ने अपना वारिस बनाया। आर्कड ने बोला, लकी मैं सिर्फ इस मामले में था कि मुझे अलगमिश ने दौलत हासिल करने की नॉलेज दी। बाकी मैं लगातार 4 साल तक अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव करता रहा और उसे वाइजली इन्वेस्ट भी किया। क्या इससे प्रूव नहीं होता कि मैं वेल्थ डिजर्व करता था? एक फ्रेंड ने पूछा, चलो अगर मान भी ले जो आपने बोला वो सच है, अगर सारे लोगों ने ये फॉलो किया फिर तो दुनिया में दौलत खत्म ही हो जाएगी। आर्कड ने कहा, वेल्थ मैजिकल वेज से बढ़ती है, कोई इंसान इसकी लिमिट नहीं जान सकता। जब एक अमीर आदमी महल बनाता है, इसकी वेल्थ के कुछ हिस्से ब्रिक मेकर, मजदूर और बाकी काम करने वालों को मिलता है और उनके हिस्से से किसी और को मिलता है। इसका कोई एंड नहीं है। फिर उन फ्रेंड्स ने आर्कड से एडवाइस मांगी। उसने बोला, अलगमिश की ये बात याद रखो, अपनी कमाई का एक हिस्सा आपको अपने लिए रखना है, बाकी खर्चों को इसी हिसाब से अरेंज करो। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि आपको अपनी सेविंग्स को अपने लिए काम करवाना है, इसलिए इसको इन्वेस्ट करो, फिर उससे जो कमाओगे उसको भी इन्वेस्ट करो। तीसरी बात, अपने पैसे को होशियारी से इन्वेस्ट करो, ज्यादा इंटरेस्ट की लालच में इसे मत गवाओ, और अगर एडवाइस लेनी है उनसे लो जिनको मनी हैंडलिंग में एक्सपीरियंस है। चौथी बात, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, सेविंग्स के इतने पीछे मत पड़ो कि आप बेसिक नेसेसिटीज में ही कमी करो। उसके दोस्तों ने उसका थैंक यू कहा और चल दिए। उसके बाद एक बार किंग सैरगॉन ने आर्कड को बुलाया और बोला, मेरी ख्वाहिश है कि बेबीलोन दुनिया के सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए मैं यहाँ के लोगों को दौलत कमाना सिखाना चाहता हूँ। तुम शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी हो, क्या कोई ऐसा इल्म है जो सिखाया जा सकता है? आर्कड ने कहा, हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है। और बादशाह के कहने पर आर्कड लोगों को सिखाने के लिए राजी भी हो गया।
14 दिन बाद 100 लोग जिन्हें चूज किया गया था टेम्पल ऑफ लर्निंग के हाल में जमा हुए। अर्कट ने लोगों से कहा कि मैं आज तुम्हें खाली जेब से बचने के बारे में सिखाऊंगा। आपको बहुत होशियारी से सुनना है और आपस में डिस्कस भी करना है। हम खाली जेब यानी गरीबी से बचने के लिए 7 क्यूअर्स को डिस्कस करते हैं। पहला क्यूअर है हर 10 कॉइन्स जो आप कमाते हो उसमें से एक को अपने लिए बचा के रखो, और अगर तुम एक बास्केट में हर रोज 10 अंडे डालोगे और उनमें से 9 ही निकालोगे क्या होगा? लोगों ने कहा जल्द ही वो भर जाएगी। अर्कट ने कहा वैसे ही आपकी जेब है, जब हर रोज आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा बचाओगे आपकी जेब खाली नहीं रहेगी। अब हम दूसरे क्यूअर की बात करते हैं, वो है अपने खर्चों को काबू में रखो। एक मेंबर ने पूछा हम अपनी दौलत का 10वां हिस्सा कैसे सेव रख सकते हैं जबकि हम जो कमाते हैं वो सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है। अर्कट ने बोला जिसे हम जरूरी खर्चा कहते हैं वो हमेशा हमारी इनकम के मुताबिक बढ़ेगा जब तक कि हम कोई कदम नहीं उठाए। नेसेसरी एक्सपेंसेस को डिजायर्स के साथ कंफ्यूज मत करो, हमारी डिजायर्स कभी पूरी नहीं होती, इसलिए आपको 10वां हिस्सा अलग रखकर बजट को मैनेज करना है। जल्दी आप देखोगे कि आप इजीली मैनेज कर पाओगे। फिर अर्कट ने बोला अब हम तीसरे क्यूअर की बात करते हैं, वो है अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई कराओ, यानी आपने जो 10वां हिस्सा इनकम बचाई है उसको काम में लाओ, यानी इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर का जब बच्चा पैदा हुआ उसने 10 पीसेज ऑफ सिल्वर बच्चे के लिए मनी लेंडर के पास 20 साल के लिए रखी। मनी लेंडर ने बोला कि वो हर 4 साल के बाद 25% इंटरेस्ट देगा। इस तरह बच्चे की 20 साल की उम्र तक वो 30 और आधा पीस सिल्वर बन गए थे। अब अगर आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट करते रहोगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना बनेगा, इसलिए आपको अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करना चाहिए। 4th क्यूअर है अपनी वेल्थ को लॉस से बचाओ। जब इंसान के पास दौलत होती है अक्सर लालच उन्हें वहां पैसे इन्वेस्ट करवाती है जहां सब कुछ खोने का खतरा है। ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचो और उन्हीं से सजेशंस लो जो मनी हैंडलिंग में एक्सपीरियंस्ड हो। 5th क्यूअर है अपना घर ओन करो। एक रेंटेड हाउस में रहने से आपको उम्र भर के लिए रेंट देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप घर बनाने के लिए मनी लेंडर से भी पैसे लो और मंथली उतना ही पे करो जितना आप रेंट पे करते हो, बहुत ही जल्द आपका कर्जा भी खत्म होगा और वो घर आपका अपना भी होगा। 6th क्यूअर है अपने बुढ़ापे के लिए और फैमिली के लिए फ्यूचर सिक्योर करो। इसलिए जब आपने पीछे दिए गए प्रिंसिपल्स अच्छी तरह अप्लाई किए अब आपकी बारी है कुछ सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना जो आपको और आपकी फैमिली को फ्यूचर में हेल्प करेगी। 7वां प्रिंसिपल है अपने कमाने की कैपेसिटी बढ़ाओ, यानी रोज खुद को बेहतर बनाओ सो दैट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं है, आपको अपने काम पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, काम में दिल से इंटरेस्ट लेना है और अपनी कोशिश जारी रखनी है। जल्द ही आप देखोगे कि आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। दुनिया में बहुत दौलत है, इन ट्रुथ्स को फॉलो करो और अपने लिए दौलत समेटो। जब अर्कट ने ये प्रिंसिपल्स बताने खत्म किए और डिस्कशन का टाइम आया, एक आदमी ने अर्कट से पूछा आज मैं लकी था कि मुझे किसी का पर्स मिला जिसमें कुछ सिल्वर कॉइन्स थी, आप हमें बता सकते हैं कि इस गुड लक को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें? अर्कट ने कहा ये चीजें जिन्हें आप लक कहते हो, चाहे किसी की गिरी हुई चीज पाना या फिर कोई बेट जीतना, या आपकी लाइफ में परमानेंट वैल्यू ऐड नहीं करती। अगर आप ऐसे कुछ पैसे जीतो भी बहुत जल्द आपकी हालत पहले जैसी होगी क्योंकि आपने वेल्थ के बेसिक प्रिंसिपल्स को अभी जाना ही नहीं है। असली लकी इंसान वो है जो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करता है। जो लोग यंग होते हैं और सही कदम उठाते हैं वो लकी होते हैं, और जो लोग यंग होते हुए सही कदम नहीं उठाते वो अनलकी होते हैं। फिर एक आदमी ने अपनी स्टोरी शेयर की कि कैसे उसने वक्त पर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उसने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। फिर अर्कट ने कहा मैंने जिंदगी में हर आदमी के सामने अपॉर्चुनिटी आते हुए देखी, लेकिन अक्सर लोगों ने इसे मिस किया और कदम उठाने से पीछे रहे। इसलिए अच्छी किस्मत सिर्फ उसको हासिल हो सकती है जो सही मौके को ना गवाए। इस तरह ये डिस्कशन खत्म हुई। अर्कट ने ट्रेडिशन के मुताबिक अपने बेटे नोमसीर को अपनी दौलत का वारिस नहीं बनाया, बल्कि उसको बोला कि पहले प्रूव करो कि आप इसको हैंडल करने के काबिल हो। उसने अपने बेटे को 2 चीजें दी, एक गोल्ड से भरा हुआ बैग और एक प्ले टेबलेट जिसपे 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे थे। यानी पहला लॉ ऑफ गोल्ड था गोल्ड उसके पास जल्दी आता है जो अपनी इनकम का 10वां हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए बचाता है। दूसरा लॉ था गोल्ड
उस आदमी के लिए खुशी से काम करता है जो इसको किसी प्रॉफिटेबल काम में इन्वेस्ट करता है। तीसरा ला था गोल्ड एक होशियार इन्वेस्टर के साथ हमेशा रहता है जो इसको दाना लोगों की एडवाइस के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। चौथा ला था गोल्ड उस इंसान के हाथ से फिसलता है जो इसे उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। पांचवा ला है गोल्ड उस इंसान के पास नहीं रहता जो इसे इम्पॉसिबल कमाई करने के लिए फ्रॉड ट्रिक्स और स्कीम्स का शिकार हो जाता है और जो अपनी इनएक्सपीरियंस और डिजायर्स पर भरोसा करके इन्वेस्ट करता है। जब नोमसिर ये दो चीजें लेकर बेबीलोन से निकला, जल्द ही ट्रिक्स और फ्रॉड्स का शिकार होकर उसने सब सोना गंवाया, लेकिन फिर उसने अपने बाप की 5 लेसन्स के मुताबिक चलना स्टार्ट किया। कुछ सालों बाद वो बेबीलोन वापस आया 3 गोल्ड के बैग्स के साथ और बाप को बोला कि मैंने अपना वैल्यू प्रूव किया, लेकिन मैं उस विजडम को गोल्ड से ज्यादा बेहतर समझता हूँ जो आपने मुझे दी, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आपकी विजडम की वजह से मैं अमीर और रेस्पेक्टेड बना। बुक में दबासिर की भी स्टोरी शेयर की गई है जो कर्जे में डूबा था और बेबीलोन से चला गया। किस्मत ने उसको एक स्लेव बनाया और फिर किंग की एक वाइफ जिसका नाम सीरा था उसने उसको भागने में हेल्प की। सीरा ने दबासिर को कहा कि अगर तुम एक फ्री मैन हो तो तुम कर्जे से नहीं भागोगे बल्कि फेस करोगे। इसलिए वो वापस बेबीलोन गया। जिन्होंने उसे कर्जा दिया था उनसे टाइम मांगा, मेहनत की, अपनी इनकम में से 20% को कर्जदारों को देता था और 10% सेव रखता था। 1 साल के अंदर उसने सारा कर्जा खत्म किया और उसने 5 रूल्स ऑफ गोल्ड यूज करके खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाया। इतना ही नहीं, दबासिर ने अपनी ये कर्जे से डील करने की स्ट्रेटजी 5 क्ले टेबलेट्स पे लिखी जो 1936 में प्रोफेसर फ्रैंकलिन कैडवेल को मिलते हैं। वो यही दबासिर की स्ट्रेटजी यूज करके अपने सारे कर्जों से छुटकारा पाता है। इसी तरह बुक में इन्हीं रूल्स के इस्तेमाल की और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुक की मैसेज इन्हीं 5 रूल्स ऑफ गोल्ड को अपनी लाइफ में अपनाना है और हम इजीली मीडियोक्रिटी से निकलकर एक रिच और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।